चलिए जी, इधर पे हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करने लगते हैं ना, चाहे वो सेल टैक्स का न्यूमेरिकल हो, ठीक है, चाहे जो है वो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल हो, आपने हैप्पीजेटली उसको स्टार्ट नहीं कर देना। ये नहीं कि बस आपने क्वेश्चन पढ़ा है और बस उसको सीधा सीधा जो है आप सॉल्व करने लग जाए या कुछ इस तरह। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस क्वेश्चन को जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है आपने उसको पढ़ना है। ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को जितना भी टाइम एलोकेट किया हुआ है, जस्ट लाइक अगर सपोज आपने उसको 40 मिनट का टाइम एलोकेट किया हुआ है, तो कम से कम आपने क्या करना है, जो 25% उसका टाइम है वो आपने क्या करना है, अपने माइंड में उसका स्केच बनाना है, पेपर में उसका स्केच बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, प्लानिंग करनी है, और फिर उसके बाद जो है उस क्वेश्चन को जो है आपने करना स्टार्ट करना है। क्योंकि जब आप जो है एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसका पूरा जो है पेपर पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो रेलिवेंट वर्किंग्स होनी होती हैं उसकी वर्किंग्स वगैरह बना लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका है 25% मार्क्स, उसमें 25% ये जो टाइम है इसमें आपने करना क्या क्या है, जस्ट लाइक कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जब ये क्वेश्चन है उसमें कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है या फिर आपने उसको सर्कल कर लेना है। जस्ट लाइक कि कोई अमाउंट्स हैं, कोई डेट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होनी है, तो आप उसको क्या कर लें, सर्कल कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको इंश्योरिटी होगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी जो है आपने क्वेश्चन के अंदर ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, जिसकी जो है आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पढ़ते हुए पॉसिबल हो तो आप उसके साथ हिंट भी लिखते जाएं। जस्ट लाइक अगर ये एक ट्रांजैक्शन आइडिया के साथ आपने हिंट लिख दिया कि भाई ये डिडक्टेबल अलाउंस है, ठीक है, ये वाली जो इनकम है ये क्या है, ये बिजनेस इनकम है, अच्छा ये जो है ये सैलरी इनकम में जाना है, अच्छा जी ये डोनेशन है जी, इसके ऊपर जो है टैक्स क्रेडिट मिलना है, ठीक है, अच्छा ये वाली इनकम जो है ये एनटीआर में जानी है, अच्छा ये वाली इनकम जो है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। ठीक है, तो इस तरह जब आप क्वेश्चन पढ़ते हुए इस तरह चीजों को अंडरलाइन कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट उसके हिंट्स वगैरह हैं वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वो देखते ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा कि ये तो बिजनेस इनकम था, इसमें ये था, चले जी ये ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, अगर आप हैफेजली स्टार्ट करेंगे तो फिर वो जो है मुश्किल हो जाएगा। जब आप ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ लेंगे और इस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो है फिर आपके लिए जो है बहुत ज्यादा आसानी पैदा हो जाती है। कम से कम मेरे पास एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसे ही है कि मैं जब खुद स्टूडेंट था मैं भी न्यूमेरिकल को ऐसे ही सॉल्व करता था, और आज तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं टैक्स पढ़ाते हुए, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही टिप्स देता हूँ कि आप भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया करें, और जो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं वो कहते हैं कि सर वाकई जो है हमें जो है बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। जी मैंने इसलिए कहा कि अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना जो है ममनू होता है पेपर में, क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन अगर खाली आप इस तरह छोटी छोटी बातें अगर लिख लें बीआई या इस तरह कुछ, तो ये मेरे ख्याल में एग्जामिनर इसको इतना बोदर नहीं करता। ठीक है, और इसके अलावा अंडरलाइन करना या सर्कल करना तो जो है मना नहीं होता। और हमारा आपने तो खैर मेरी जो है ऑनलाइन क्लास ली हुई और आपको पता होगा कि जब हम क्लास में भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम यही काम करते थे। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने फेयर वर्किंग्स करके आनी है, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह की। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी न्यूमेरिकल है उसका फर्स्ट या सेकंड पेज आप प्लेन छोड़ दें, ठीक है, मेन बॉडी के लिए। उसके बाद जो कैलकुलेशंस हैं, जो लॉन्ग कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए आप वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3 वगैरह कर लें। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटेशंस होती हैं, वो क्वेश्चन के फेस पे भी की जा सकती हैं। जस्ट लाइक अगर सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर सपोज बेसिक सैलरी आ गया, ठीक है, अगर 5 लाख रुपए तो वो इधर ही 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 करके आप इधर पे आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो है लॉन्ग कैलकुलेशन वगैरह है आपकी, ठीक है, जो कि 2 या 3 लाइनों में आनी है, 4-5 लाइनों में आनी है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आपने फर्स्ट 2 पेजेस अगर मेन क्वेश्चन के लिए छोड़े हुए हैं तो आप नंबरिंग के हिसाब से कि नोट नंबर 1 या वर्किंग नंबर 1, फिर वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, उसमें आप करते जाए और उसका साथ जो है रेफरेंस लाजमी देते जाए। जस्ट लाइक अगर सपोज इधर पे हम पेज ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक अगर आप जो है इधर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें प्रोविडेंट फंड की वर्किंग आ गई, ठीक है, कि सैलरी इनकम का आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर रहे हैं और उसमें प्रोविडेंट फंड कितना आएगा, ठीक है, तो वर्किंग करें आप और इधर पे लिख दें कि वर्किंग नंबर 1 से जो है ये वाली अमाउंट आपकी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आपकी मेडिकल फैसिलिटी है, ये नहीं वर्किंग नंबर 2 में से बता दें कि ये मेडिकल फैसिलिटी की ये अमाउंट आ रही है। ठीक है, तो आपने जो है क्रॉस
रेफर लाजमी करके आना है कि जो भी अमाउंट है, जो भी वर्किंग आपने की है, कैलकुलेशन या जो क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया है, वो कहाँ से आ रही है। जस्ट लाइक कि अगर जो है आप बिजनेस इनकम का जो है न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने जो है टैक्स डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया है तो बताएं कि ये नोट नंबर 2 में से आपने कंप्यूट किया है, तो ये लेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी डिडक्शन आ रही है। अगर आपने कोई जो है गेन ऑन डिस्पोजल कंप्यूट किया है, गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है, तो वो कहाँ से किया है, नोट नंबर 5 से किया है, ठीक है, वो इधर पे बता के आए इस तरीके से। तो ये आपने वर्किंग में जो है ये करनी है। ये वर्किंग लास्ट में करने का मतलब ये नहीं कि लास्ट का मतलब ये है कि जो मेन क्वेश्चन की बॉडी है उसमें स्पेस छोड़ के फिर आगे से वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। जस्ट लाइक कि ये मुझे पता है कि ये मेरा पहला पेज है, अच्छा जी ये मेरा दूसरा पेज है, तो फिर ये जो तीसरा पेज है इधर से मैं स्टार्ट कर दूं, ये जी वर्किंग नंबर 1 कर ली, फिर इसके बाद वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3, इस तरीके से जो है आप वर्किंग वगैरह कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। अच्छा जी, इसके अलावा इधर पे जो है कि अगर न्यूमेरिकल में आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह दी गई है जो कि आपके न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं हो रही, वो वर्किंग में इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है, या फिर जो है वो कैलकुलेशन वगैरह में इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक है, तो वो फिर आपने क्या करनी है, उसका नोट लाजमी लिख के आना है, ठीक है। जस्ट लाइक के बाद का जिस तरह कि अगर आप जो है सेल टैक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें उसने कहा कि प्रोविजन फॉर ऑब्सोल्यूट स्टॉक है, तो प्रोविजन फॉर ऑब्सोल्यूट स्टॉक का जो है कोई भी इंपैक्ट नहीं आता सेल टैक्स के न्यूमेरिकल में, तो आपने लिख के आना है कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। या कोई भी चीज है आपने उसका जो है लाजमी एक्सप्लेनेटरी नोट लिख के आना है जो आपकी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि उसके जो है आई कैप ने नंबर रखे होते हैं, तो अगर आप वो मिस करके आते हैं, स्किप करके आते हैं, तो उसका जो है फिर आपको जो है मार्क्स नहीं मिलते। इसके अलावा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपको क्लियर नहीं है, उसके बारे में आप अपनी अजम्पशन ले लें, ठीक है, आप पेपर में बकायदा लिख के भी आए कि मैंने इसको ये अज्यूम किया है। जस्ट लाइक कि अगर उसने कहे कि उसने जो है ए लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर्स को डिस्पोजल किया है, अब ए लिमिटेड कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है टैक्स के मुताबिक या पब्लिक कंपनी, अगर उसने क्लियरली नहीं बताया और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ए लिमिटेड कंपनी जो है कौन सी है, तो फिर ये जो है आप इधर पे लिखें जस्ट लाइक कि ये गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है, ए लिमिटेड। चले जी, इधर पे जो है आप साथ लिख दें नोट नंबर 1, ठीक है, और नोट नंबर 1 में लिख दें कि आई अज्यूम एक पब्लिक कंपनी एज पर जो है टैक्स लॉ, ठीक है, या फिर लिख दें आई अज्यूम इट जो है प्राइवेट कंपनी एज पर टैक्स लॉ, ताकि उसको पता हो कि ए लिमिटेड जो है इसने किस अजम्पशन के ऊपर जो है ये क्वेश्चन किया, ठीक है। लेकिन ये आपने हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करके आना, सिर्फ किस सूरत में करके आना है कि अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जिससे आपको पता नहीं लग रहा, क्लियर नहीं बताया हुआ है उसने कि भाई ये क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, तो उसके बारे में अपनी अजम्पशन लिखो, और अगर आपकी अजम्पशन रिजनेबल होती है, इवन दो कि अगर आपके जो है वो जो है उससे टैली ना भी हो एग्जामिनर के अजम्पशन से, तो वो फिर क्या कर देता है, उसके ऊपर जो है आपको मार्क्स दे देता है। जी उसामा, आपको इस बात में क्या समझ नहीं आई? जी सर इसमें एजम्पशन किस तरह लेनी है सर, ये बता दे सर। तो जी अजम्पशन का मतलब यह है कि जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया, उसने कहा कि मिस्टर उसामा हैड 5000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड दैट ही डिस्पोज्ड ऑन जो है 25 जून 2022, ही अर्नड अ गेन ऑफ ₹5,00,000। अब ये जो ए लिमिटेड है, ठीक है, उसमें अब उसने ये नहीं बताया कि ये ए लिमिटेड जो है ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, सिर्फ उसने ए लिमिटेड बता दिया है। तो अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी अज्यूम करना है या प्राइवेट, तो आप कुछ भी अज्यूम करें, आपने अपनी अजम्पशन लिख के आनी है उसके बारे में कि मैंने इसको प्राइवेट कंपनी अज्यूम किया है या फिर इसको मैंने पब्लिक कंपनी अज्यूम किया, क्योंकि आपको पता है कैपिटल गेन्स अगर आपने पढ़ा कि पब्लिक कंपनी जो होता है वो सेक्शन 37A में आता है, ठीक है, और वो जो प्राइवेट कंपनी है वो 37 में आता है, ठीक है, इन दोनों की जो है कंपटीशन में जो है डिफरेंस होता है। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह की यस। आपने जो है लिख के आनी है। अच्छा, न्यूमेरिकल करते हुए एक और बात जो आपने बहुत ज्यादा ज़हन नशीन कर लेनी है वो ये है कि अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, उसके ऊपर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, ये नहीं कि उसके बारे में सोचते रहे उसकी वजह से पूरा न्यूमेरिकल आपका जाया हो जाए, टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाए, उसको स्किप कर दो, उसको सिरे से ही छोड़ दो, क्योंकि आपने बात याद रखनी है कि ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, इसमें जो मार्क्स होते हैं वो स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसमें अगर सपोज एक स्टेप है उसके 2 मार्क्स है, तो उसमें भी फर्दर आई कैप ने जो है बाइफरगेट किए होते हैं उसके मार्क्स, ठीक है। जस्ट लाइक कि आप एंड में जो है टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं, सही टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के अलग मार्क्स हैं, आपने रेट लगाया उसके अलग मार्क्स हैं,
ठीक है, आप टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं उसके अलग से मार्क्स हैं, तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी एक वर्किंग गलत हो जाती है, अगर एक स्टेप पे जो है आप कोई भी मिस्टेक वगैरह कर रहे हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ये नहीं कि अगर आपने बेसिक सैलरी गलत कंप्यूट कर लिया तो अब आपकी जो है टैक्सेबल इनकम भी वो गलत कर देगा, टैक्स लाइबिलिटी भी गलत कर देगा, नहीं। बेसिक सैलरी कंप्यूट करने के अगर उसने 0.5 मार्क्स रखे हुए थे तो फिर वो कट होंगे आपके, क्योंकि वो गलत किया। बाकी उसकी बेस पे जितनी भी कंप्यूटेशन है वो सारी क्या होंगी, वो ठीक तस्वुर की जाएंगी, उसके जो है आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इवन के जो पेपर क्वेश्चन का पैटर्न होता है, सही जगह पे फिगर लिख के आने के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, क्या आपने बेसिक सैलरी लिखा हुआ है, आपको पता है प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है, पता है, तो क्या पता बहुत कम कम मार्क्स हैं इन चीजों के, लेकिन इनके मार्क्स भी होते हैं। तो आपने जो है ना बस ये देखना है कि आप कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में कहीं पे भी घबरा के कुछ भी ये नहीं कि अच्छा जी ये मेरा गलत हो गया तो पूरा ये हो जाएगा, ये नहीं, कुछ भी पूरा गलत नहीं होता। जो चीज गलत हुई है वो खाली वही स्टेप गलत होता है, बाकी कुछ भी आगे गलत नहीं हो रहा होता। तो ये तो था। अब क्या था आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अच्छा जी, बच्चे जो है आगे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई आपके सारे आंसर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा आप सब्र रखें। ठीक है, पहले ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें कि कितनी किस्म के होते हैं और इसको आपने सॉल्व किस तरीके से करना है। सर अच्छा जी, इन्होंने कहा कि सर अगर आंसर ठीक ना आया तो भी स्टेप, जी जी बिल्कुल स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ये मैं 100% बल्कि 101% श्योरिटी से आपको कहता हूँ कि जस्ट लाइक कि अब आपने बेसिक सैलरी है, ठीक है, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12 किया है, तो इधर पे असल में 12 नहीं था बल्कि 10 करना था, उसने 10 मंथ काम किया था। तो भाई आपने ये टोटल आपका गलत हुआ है, लेकिन ये 5 लाख आपने सही लिखा था, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे जितने भी हों। और इसकी, ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन नहीं हो रही होती मिस्टेक में। सर अगर मतलब हमारे यहाँ जो है एक प्रोविजन उसमें गलत हो गया तो उससे तो टैक्सेबल इनकम भी गलत आएगी और टैक्स लायबिलिटी भी गलत कम कंप्यूट होगी, तो फिर उसके मार्क्स कम डिडक्ट नहीं होंगे? नहीं भाई नहीं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ अभी, बार बार मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपकी मिस्टेक होती है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ठीक है, वो कहेगा कि जैसे आप जिस सीक्वेंस में आप कंप्यूट कर रहे हैं तो उसके मुताबिक जस्ट लाइक ए टैक्स लाइबिलिटी है, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर जो रेट है वो आपने सही लगाया, बाकी उसी के मुताबिक वैसे ही लगना था, तो मार्क्स मिल जाएंगे। टैक्स लाइबिलिटी का तरीका सही है, टैक्स क्रेडिट का तरीका सही है, तो मार्क्स मिल जाते हैं। अगर इसी तरह होने लग जाए फिर तो कोई जी बच्चा पास ही ना हो। आखिर हर कोई मिस्टेक्स तो करके आता ही है ना न्यूमेरिकल में। जी सर। 100% तो सही किसी का भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं सिनेरियो बेस्ड एंड टैक्स ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन वाले जो है क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन वाले क्या होते हैं कि कोई एक छोटा सा सिनेरियो दिया होता है, सपोज वो कहेगा कि मिस्टर जो है उसामा है, उन्होंने जो है अपने जो है भाई को जो है शेयर जो है गिफ्ट कर दिया, उसके भाई ने आगे जो है उसको डिस्पोजल कर दिया है, तो बताएं क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होंगी। ठीक है, तो टैक्स इम्प्लीकेशन जब भी होंगे आपने सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रेलिवेंट लॉज एप्लीकेबल है। रेलिवेंट लॉज का मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें कोई टैक्सेबल गेन आ रहा है, इसमें कोई टैक्सेबल इनकम आ रही है, इसमें कोई एग्जेम्पशन आ रही है, इसमें कोई एक्सेप्शन आ रही है, क्या चीज आ रही है वो आइडेंटिफाई करना है आपने। ठीक है, तो अगर उसके अंदर कोई कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व है तो सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करके आना। जस्ट लाइक अगर सपोज मैं हूं, मैंने अपने जो है मेरे शेयर थे वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, आगे उसने डिस्पोजल कर दिए हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल पे पहले उसका जो भी गेन लॉस आएगा वो कंप्यूट करूंगा, फिर मैं नीचे बता दूंगा कि जो है अगर आपको गिफ्ट के थ्रू किसी से भी शेयर्स मिलते हैं तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो आपकी डीम कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो डीम कॉस्ट के इस तरह करके जो भी उसमें चीजें इन्वॉल्व है वो बता दूंगा, और एंड में जो है मैं क्या कर दूंगा अपना कंक्लूजन दे दूंगा। तो ये जो है ये टैक्स ट्रीटमेंट या सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने का जो एक तरीका कार होता है वो यही तरीका होता है कि सबसे पहले आप कंप्यूटेशन कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व है वो करें, उसके बाद जो रेलिवेंट लॉ है प्रोविजन है वो लिख दें, और एंड में जो है इन दोनों को मिला के जो भी आपका जो है वो बनता है कंक्लूजन बनता है वो आप बता दें। इसके बाद जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब थ्योरेटिकल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं जी अभी चाय पीने का टाइम नहीं हुआ हमारा, इसलिए नहीं चाय पी रहा। ठीक है, अच्छा जी, थ्योरेटिकल टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अब जिस तरह अगर हम बात करें जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन, एथिक्स वगैरह, इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं।
चैप्टर नंबर 13, 14 एंड जो है सॉरी 14, 15 एंड 16 जो है रिटर्न असेसमेंट अपील्स के, ठीक है, उसमें से भी क्या आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। सेल टैक्स में से भी जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने लॉ आइडेंटिफाई करना है कि उसने पूछा क्या है, ठीक है। अब फिर जो आपने आंसर देना है ना, वो क्वेश्चन के मार्क्स के हवाले से देना है। अब अगर उसने कहा है कि एक्सप्लेन करें, तो आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आना है। अगर उसने कहा है कि खाली लिस्ट डाउन दी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, तो आपने जो है खाली लिस्ट डाउन करके आने हैं जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देके आने। तो स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि जो है अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन में जो है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैराग्राफिंग वगैरह कराते हैं। भाई आई कैप इतना ज्यादा जो है वो आपसे रिक्वायर्ड ही नहीं करता, ठीक है। तो आपने ब्रीफली आंसर करना है, कंसाइज आंसर करना है मार्क्स के हवाले से। सपोज अगर एक कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो होप्स हो कि उसमें मैक्सिमम आई के अपने 5 ही पॉइंट्स पूछे होंगे, तो जो है आप 5 पॉइंट्स जो है लिख के आ जाए, ठीक है जी। थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं नॉर्मली जो होता है पहले 3 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, 14, 15 एंड 16 चैप्टर, और इसके अलावा सेल टैक्स की थ्योरी होती है, ठीक है। इसमें से जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे होते हैं। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में एक और जो स्टूडेंट्स को बड़ा मसला आता है, ठीक है, वो ये आता है कि भाई इसमें एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिख के आना है, बुक वाली वर्डिंग लिख के आनी है, या आप इसको अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि जब आपने अपने अल्फाज में बयान करना है, तो उसकी जो है कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हो जाना चाहिए, उसका मतलब चेंज नहीं हो जाना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो है कुछ जो टेक्निकल वर्ड वगैरह होते हैं, वो आप अगर लिख के आए तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। जिस तरह के सपोज अगर कहीं पे सैलरीड पर्सन का वर्ड यूज हो रहा है, तो वो सैलरीड पर्सन का वर्ड लिख के आएगा तो उसको नंबर मिलेंगे। अगर कहीं पे वो प्रीसीडिंग ईयर का या सक्सेशन, इनहेरेंट टेंस, मतलब जो की वर्ड वगैरह होते हैं, वो आपको लिख के आने पड़ते हैं। तो अगर आप वो वाले वर्ड्स नहीं लिख के आते, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। अब ये टोटली आपकी अपनी जजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, कुछ उसको पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी इसमें कीवर्ड क्या है, या फिर टैक्सेशन जो है जो इस्तेमाल होती है, जस्ट लाइक के टैक्सेबल इनकम का वर्ड यूज होता है, ठीक है, जहां पे टैक्सेबल इनकम का वर्ड यूज होना है, तो आपने टैक्सेबल इनकम नहीं लिख के आना है। अगर आप टैक्सेबल इनकम की जगह प्रॉफिट लिखाएंगे या कुछ और लिखाएंगे, तो वो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे एग्जाम्प्ट इनकम का वर्ड है, तो वो एग्जाम्प्ट इनकम ही लिख के आना है। जस्ट लाइक के टैक्सेशन में जो है एक्सपेंसिव का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, उधर पे डिडक्टेबल अलाउंसेस या अलाउएबल डिडक्शन या एडमिजिबल डिडक्शन, ठीक है, ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो आप यही वर्ड लिख के आए कि ये एडमिजिबल डिडक्शन है या ये इनएडमिजिबल डिडक्शन है। अगर आप लिखेंगे कि एक्सपेंसिव नॉट अलाउड या इनएडमिजिबल एक्सपेंसिव या कुछ, तो वो शायद आपको मार्क्स नहीं देता। तो जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी लिख के आने होते हैं, ठीक है। बाकी जो सेक्शन नंबर होते हैं उनके रेफरेंसेस लिखना जरूरी नहीं है, सेक्शन नंबर लिख के आना जरूरी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रोविजन आपने जो है ठीक लिख के आनी होगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके नॉर्मली टेक्स्ट के पेपर में जी। सर इस तरह कोई सर सेक्शन नेम से क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, नॉर्मली नहीं पूछता। अगर वो सेक्शन नेम बता भी दे तो साथ वो सेक्शन भी बता देता है कि ये किस चीज का सेक्शन है। जस्ट लाइक के वो कहेगा कि डिफाइन टर्नओवर एज जो है पर सेक्शन नंबर 113 मिनिमम टैक्सेशन का, ठीक है। तो आपको पता है मिनिमम टैक्सेशन का सेक्शन नंबर 113, और उसके मुताबिक उसने पूछ लिया आपसे कि टर्नओवर क्या होती है, वो डिफाइन करते हैं। यस सर। ठीक, तो इस लेवल पे आके वो खाली सेक्शन नहीं पूछता कि ये फलां सेक्शन बता दो या कुछ इस तरह। सेक्शन अगर वो आपको वैसे इंप्रेस करने के लिए लिख भी दे, तो साथ वो बता भी देता है कि ये सेक्शन जो है किस चीज का सेक्शन है। यस सर, आई कैप है, पता नहीं चलता सर इनका जी। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला चैप्टर स्किप कर सकते हैं, इसका जवाब है नहीं। अब मैं आप लोगों को अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं इससे पहले कि मजीद हम आगे चलें। अच्छा चलें हम पहले जो है ये एग्रीगेट पूरा देख लेते हैं, ठीक है, पेपर के रिगार्डिंग, और फिर इसके बाद मैं आपको जो है इसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा जी, अब सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन पेपर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है टाइम नहीं सही तरह मैनेज कर पाते। अब टैक्सेशन के पेपर में आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप पेपर लेंगे ना, इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, रट्टे वाले क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो आप धड़ाधड़ लिख देंगे, आपने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो अभी बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरह के पहले 3 चैप्टर्स हो गए 14, 15, 16 सेल टैक्स की थ्योरी वगैरह,
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको आते हैं, बस आप लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होती है तो आप जल्दी जो है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सेल टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि नॉर्मली सेल टैक्स के अगर आप 8, 10, 12 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो वो तकरीबन रेपिटेटिव नेचर के जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपको पता है अपोर्शनमेंट हो रही है, मल्टीपल किस्म की सप्लाईज है तो अपोर्शनमेंट हो रही होगी, आपको पता है अपोर्शनमेंट कैसे करनी है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो आप सेल टैक्स का न्यूमेरिकल कर लें। उसके बाद आप देखेंगे कि इनकम टैक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, 5 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से आ गया, कैपिटल गेन्स में से आ गया, या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स में से कोई क्वेश्चन आ गया, अदर सोर्स का आ गया, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लें। और एट दी एंड जो आपको बिजनेस का जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, जो कि सैलरी का होगा या एओपी का होगा या इनकम फ्रॉम बिजनेस का होगा या मिक्स करके आ रहा होगा, वो वाला जो है आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को जो है एट दी एंड करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए बिल्कुल कम टाइम बचा के रखें, ठीक है, आपने जो है उसके लिए अच्छा खासा टाइम जो है बचा के रखना है, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि ये है कि सम टाइम ये होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो न्यूमेरिकल बिल्कुल स्टार्ट में करने लग जाते हैं, तो न्यूमेरिकल करते हुए अगर उनको खुदा ना खासा कोई एक आध स्टेप नहीं आता, किसी एक स्टेप पे वो फंस जाते हैं, तो फिर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनका पूरा पेपर ही जो है वो फिर बेकार चला जाता है या उनसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये कि जब आप थ्योरेटिकल और छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट में कर लेते हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ इतना पेपर मैंने कर लिया, बस इतना रह गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो उससे जो है आप जो है काफी अच्छा जो है आपकी परफॉर्मेंस होती है। अगर कोई बहुत ही वियर्ड किस्म का जो है क्वेश्चन आ जाता है जो कि बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आ रहा, उसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपको नहीं आता तो एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी को भी नहीं आता होगा, ठीक है, तो वो सारे आप जैसे ही बच्चे हैं ना, जाहिर सी बात है, कोई और किसी आसमान से किसी और की मखलूक तो नहीं आएंगे वो, तो आप उसको बिल्कुल एंड पे सॉल्व करने के लिए रख लें, ठीक है, क्योंकि अगर उसके बारे में पहले ही सोचना स्टार्ट कर देंगे तो कॉन्फिडेंस आपका पहले ही जो है ना बहुत ज्यादा शेक होने लग जाएगा। तो उसको बिल्कुल आपने जो है एंड पे करना, ठीक है, ताकि आपका जो है कोई टाइम मैनेजमेंट वगैरह का जो है इशू ना आ रहा हो। अच्छा जी सर, पेपर प्रिपरेशन के लिए कोई अप्रोच होनी चाहिए, मेरा मतलब है कि पेपर डेज में कैसे सिलेबस को रिवाइज करना है। जी ये बातें मैं एंड में करता हूँ आपसे, ठीक है, पहले ये जो हम पेपर के रिगार्डिंग है ना कि पेपर आपने कैसे करना है, वो सबसे पहले जो है हम कवर कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अलावा कुछ है जनरल सजेशन, ठीक है, जो कि आपके ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के लिए जो है, जितने भी आप बाकी पेपर दे रहे हैं उसके लिए। सबसे पहली बात यह है कि आपने नींद प्रॉपर करके जानी है, स्लीप प्रॉपर लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सारी रात जागते रहते हैं कि जी पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, सुबह पेपर में उनको नींद आ रही होती है, पेपर में बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। तो कम से कम भी 6-7 घंटे की आपने नींद लाजमी लेनी है, ठीक है, 6-7 घंटे की, 6 घंटे की तो आप लाजमी नींद ले लें, ठीक है। तो रात तकरीबन 12 बजे आप पढ़ना बंद कर दें, सुबह 6 बजे, या फिर रात 11 बजे बंद कर दें, सुबह 5 बजे उठ के आप जो है उठें, वजू करें, नमाज पढ़ें, ठीक है, दुआ भी करें अल्लाह ताला से, क्योंकि दुआ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और आपने कोशिश करनी है कि वैसे आप नमाज पढ़े ना पढ़े, चलें, ठीक है, मतलब ही है तो चले, चाहे मतलब के लिए आजकल नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दें, वैसे चाहे किसी को गालियां दें, जो मर्जी बुरा बिहेव करें, लेकिन इन दिनों में लोगों से दुआएं ले लें, दिल कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है, क्योंकि दुआएं भी जो है बहुत ज्यादा असर कर रही होती है आपकी लत पे। तो आपने नींद भी प्रॉपर लेनी है, दुआएं भी लेनी है, नमाज भी पढ़नी है, ठीक है। दूसरी बात यह कि आपने घर से जो है प्रॉपर टाइम पे निकलना है। जस्ट लाइक एग्जामिनेशन हॉल का अगर 30 मिनट का डिस्टेंस है तो आप कोशिश करें कि 50 मिनट पहले या 1 आवर पहले जो है आप घर से निकल जाएं, क्योंकि आपको पता है कि खुदा ना खासा रास्ते में कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या पता बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पंक्चर हो जाए, क्या पता जो है आप गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी के साथ कोई मसला हो जाए, ट्रैफिक जैम हो, आप लेट हो जाए। तो अगर आप टाइम के टाइम निकलते हैं तो आधी टेंशन तो यही होती है कि एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर टाइम से जो है आपने चलना है, ताकि जो है इस तरह का कोई मसला ना आपके साथ आए, ठीक है। इसके अलावा आपने मास्क लगा के जाना है, और फिर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो आई है कि आपको डबल डोज लगी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको जो है स्लिप ही नहीं आएगी, एग्जाम स्लिप, ठीक है, तो वो डबल डोज भी लगवा लें। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर आपको कफ है, फीवर वगैरह है, भाई ढेर सारी मेडिसिन खा लो, जो भी, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो छींकना नहीं है, बिल्कुल भी छींकना नहीं है, और बुखार भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड किक अवे हो जाओगे आप एग्जामिनेशन हॉल से। तो आई कैप जो भी एसओपीज देगा उसको भी जो है अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो अपना आंसर करना है वो हमेशा ब्लैक बॉल पेन से करना है, ठीक है। बॉल पेन भी हो सकता है, फाउंटेन पेन भी हो सकता है, पॉइंटर
थिन मार्कर्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। इवन कि अगर कोई ग्राफ वगैरह बनाने, कोई लाइंस वगैरह बनाने हैं, तो वो भी जो है आपने इसी में ही जो है आपने इसी से ही करना है। एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपने हमेशा क्वेश्चन जो है फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है। चाहे क्वेश्चन है, उसका पार्ट है, सब पार्ट है, आगे उसका सब पार्ट है। भैया इकैप को आपने इतने इतने पैसे दिए हैं, किस चीज के लिए दिए हैं? आपने वो जो है शीट की 2-2 4-4 लाइनें बचा के घर लेके आनी है क्या? तो वो बस बच्चे होते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ है जी, उसी के नीचे 2 करते हैं, या जी पार्ट खत्म हुआ है उसके नीचे अगला पार्ट। नहीं भाई, बिल्कुल हर क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना चाहिए। जस्ट लाइक कि सपोज अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अब ये नहीं कि पार्ट बी इधर से स्टार्ट कर दूं, नहीं, मैंने एक्स्ट्रा नई शीट लेनी है उधर से जो है। अब इधर पे जो है मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 01 और इधर पे लिखूंगा कि पार्ट बी, ठीक है। अब जो है आगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो ये लीजिए इधर पे मैं लिखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पार्ट क्या है इसका, ये लीजिए 1 दिया हुआ है। तो ये इस तरह हर क्वेश्चन आपने फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, चाहे वो बस एक लाइन लिखी गई, बाकी पेपर पूरा सारा पेज बच ही क्यों ना गया। तो इस बारे में आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करके आनी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कोई नहीं सर फिर क्या होगा, नहीं भाई होता है, आई के अपने खुद का हुआ है। क्योंकि जो पेपर होते हैं ना आपके, ये ब्लैक बॉल पेन से बाई कैप इसलिए करता है क्योंकि उसने जो है ये स्कैन करके पेपर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो है, अब ये जो है ऑनलाइन पेपर चेक होते हैं। ये जो एग्जामिनर्स वगैरह के पास जाते हैं ये हार्ड फॉर्मेट पे नहीं जाते, बल्कि उन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसके अंदर ये अपलोड कर देते हैं, एग्जामिनर्स को अवेलेबल हो जाते हैं। जो पेपर चेकर्स होते हैं वो फिर ऑनलाइन ही पेपर चेक करते हैं और वो फिर दोबारा वापस भेज देता है, ठीक है। तो वो उनके सॉफ्टवेयर में सारी तरह की प्रोसेसिंग हो रही होती है जी, चाहे पार्ट है, चाहे पार्ट का सब पार्ट ही क्यों ना हो मरियम, ठीक है। आपने हमेशा फ्रेश पेज से करना है। बताएं आपने शीटें बचा के करना क्या है? मैं तो कहता हूँ जितनी शीटें लग सकती हैं लगा के आए, इतने पैसे किस चीज के ले रहा है क्या पास में, ठीक है। तो इस बारे में जो है ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बड़ी जो है ना, इसलिए मैंने कहा कि ये वाली जो है आपको बता दूंगा। इसके अलावा जब आप पेपर करेंगे ना, अब जिस तरह की ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबह सुबह मोबाइल दे लगे हैं जी प्लीज आप अपना पढ़ाई हो रही भाई, मोबाइल के हर पासे पढ़ाई है। अपना बंद करते हैं, बंद करते हैं। तहसीन साहब तहसीन क्या करना तो क्या मंगाया कुछ का नहीं, को नहीं मंगाया थी अगर तेन पूछना पता नहीं किया मैं। अच्छा 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 जी, अब आपने ये करना है कि जब क्वेश्चन जो आप कर लें, ठीक है, उसके साथ टिक लगा दें कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया या ये ओके हो गया। समटाइम ये होता है कि हम बस क्वेश्चन के साथ टिक्स नहीं लगाते, या कुछ बाद में पता लगता है वो फलां क्वेश्चन तो मैं स्किप कराया, वो तो मैंने किया ही नहीं था या कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। और पेपर को पूरा जो है आपने देख लेना है कि दी एंड जहां पे लिखो वहीं पे पेपर खत्म हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा भाई जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसके बारे में भूल जाए, उसको जो है आप एंड में कर लिएगा, ठीक है। अली दोबारा सर अगर 1 या 2 लाइन का पार्ट हो तो, जी जी बेटा चाहे एक वर्ड का ही पार्ट क्यों ना हो, खाली यस और नो ही क्यों ना लिखना हो। भाई आपको आखिर जाता क्या है फ्रेश पेज पे जाने से, मुझे बता दो, ठीक है। चले जी, इसके अलावा अगर बाकी वही है कि जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उसके बारे में आप ज्यादा परेशान ना, उसको एंड में कर लिएगा, ठीक है। जो भी होगा वो एंड में जो है देखा जाएगा, उसकी वजह से आपने बाकी पेपर जो है अपना जो है जाया नहीं करना। एक और सबसे बड़ी बात ये टाइम मैनेजमेंट वाली, जस्ट लाइक कि अगर 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है तो एक नंबर के लिए आपके पास 1.8 मिनट होते हैं। अब जस्ट लाइक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, तो आपके पास टोटल कितने होंगे, 18 मिनट। तो आपने वो 18 मिनट के अंदर जो है आपने वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये नहीं कि क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं और बाकियों पे जो है आप जो है टाइम ना लगाएं, ठीक है। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी कि आप बीमार हो जाए। जिंदगी और मौत का सवाल तो नहीं है ना, ठीक है, सक्सेस के लिए लाजिम है, लेकिन अपनी सेहत का आपने लाजमी ख्याल रखना है, स्पेशली ये पेपर्स के करीब दिनों में। कुछ बच्चे होते हैं उनको एग्जाम फीवर हो जाता है, ठीक है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भाई तबीयत खराब हो जाएगी तो पेपर कैसे दोगे। तो इतना भी सर पे सवार ना करो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप पेपर जो है अच्छा ना, जी जी रोजा रख के आराम से पेपर दिया जा सकता है, मैंने रोजे रख के पेपर किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रोजे को आपने ऐसे बनाए जैसे पता नहीं क्या, ठीक है, तो रोजा रख के पेपर दिया जा सकता है, लेकिन सेहत आपकी सही होनी चाहिए। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है कि एग्जामिनेशन हॉल से निकल के पेपर किसी से डिस्कस नहीं करना।
बच्चों का ये काम होता है कि जी जैसे एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं, ठीक है, आपस में पेपर डिस्कस करने लग जाते हैं, जी ये फलां ट्रांजेक्शन क्या थी, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी निकली, अच्छा इसका तुमने क्या किया। भाई आपने आगे पेपर भी देने हैं, अगर आपको खुदा ना खासा कोई ट्रांजेक्शन गलत हो गई होगी या कुछ, वो तो आप फिर उधर ही सर पकड़ के बैठ जाओगे। भाई आप आराम से चुप करके, जो पेपर हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं डाल सकता, पीछे से कुछ भी नहीं होगा, जो हो गया तो हो गया, प्रोस्पेक्टिव चलो, आगे चलो, अगले पेपर की तैयारी करो, घर जाओ स्कूल से अगले पेपर की तैयारी करो, फ्रेश हो, अगले पेपर तैयार करना स्टार्ट करो। ये हम होता है जी डिस्कशन करने लग जाते हैं जी, टीचर को कॉल करें जी, सर ये फला मेरी ट्रांजेक्शन ऐसे होगी, सर ये क्या था, सर ये क्या था जी, पता लगता है ये गलत करा है, चलो जी हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, पता लगता है एक दिन बाद पेपर है, उसकी भी तैयारी नहीं हो रही होती। ठीक है, तो आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना बिल्कुल भी पेपर में। ठीक है, जब आखिरी दिन आएगा, जब सबके पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर चाहे सर जोड़ के जितने मर्जी जो है ना आप डिस्कस करिएगा, लेकिन तब खुशी से ना आपको नींद आएगी ना कुछ सुझाई देगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप करें क्या। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर खत्म हो चुके होंगे। तो ये था आपका प्योरली प्योरली किससे रिलेटेड था, आपका था जो है ये एग्जाम से रिलेटेड कि आपने पेपर कैसे करना है और उसको जो है सॉल्व किस तरह करके आना है। अब इधर पे जो है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हम जो है 14, 15, 16 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, इसका आंसर है नो। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पहले 3 चैप्टर हैं, ठीक है, आई कैप ने कहा उसमें से मैंने 5 से 10 नंबर का पूछना है, और आई कैप की आदत है कि उसमें से कम 8 नंबर का लाजमी पूछता है। और इस दफा आपने ये देखना है कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स की जो है कुछ न्यू एडिशन हुई है, जिसमें वो टैक्स सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है। तो जब भी कोई न्यू टॉपिक ऐड होता है ना, तो वो आई कैप का बड़ा हॉट फेवरेट होता है, तो पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो मेरा अपना जाती राय है कि शायद क्या पता उसमें से जो है आई कैप जो है कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ ले। वैसे तो पहले 3 चैप्टर बिल्कुल छोटे से हैं, तो आपने तैयार कर लें तो उसमें से जो है आपके 8 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है सेल टैक्स है, उसमें साई कैप ने कहा है कि 20 से 30 नंबर का उसने पूछना ही पूछना है, और नॉर्मली कम से कम भी जो है 28-29 नंबर का इसमें से पूछ लेता है। इसमें जो है एक फुल फ्लैज आपका जो है सेल टैक्स का न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, और वो न्यूमेरिकल तकरीबन आपका 16-17 नंबर का होता है, और बाकी जो है 12-13 नंबर की जो है थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, तो सेल टैक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसमें कुछ भी स्किप आपने नहीं करना। और ये जो न्यूमेरिकल है, कम से कम आपने जो है 15 न्यूमेरिकल लाजमी करके जाने हैं, रिसेंट अटेम्प्ट से 15 न्यूमेरिकल कर लें, तो इंशाल्लाह आपका 100% न्यूमेरिकल ठीक हो जाएगा। ठीक है, पेपर में 100% नहीं तो 90% तक तो ठीक हो जाएगा। और थ्योरी को भी अच्छे तरीके से रटा लगा लें, छोटे छोटे से तो 3 चैप्टर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मेरे नोट से किया तो उसमें तो वैसे भी बहुत ज्यादा आसान से जो है लिखा हुआ है। इसके बाद आप प्रिपरेशन जो आपने स्टार्ट करनी है वो इनकम टैक्स से स्टार्ट करें। इनकम टैक्स में पहले छोटे छोटे टॉपिक्स कर लें, जस्ट लाइक के चैप्टर नंबर 4 करें, फिर आप सैलरी कर लें। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉपर्टी कर लें, कैपिटल गेन कर लें, अदर सोर्स इनकम, फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट कर लें, उसके बाद बिजनेस एंड एओपी एंड देन लॉसेस आए। और ये जब आप टॉपिक्स कर रहे होंगे तो साथ आपने कोशिश करनी है कि साथ जो है चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 को भी आप साथ साथ रट्टा मारते थे। ठीक है, ये नहीं कि एंड के लिए उसको बिल्कुल रख लें, डेली बेसिस पे आप जो है थोड़ा 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 इसको भी याद करते जाएं, क्योंकि इनकम टैक्स में से आई कैप ने कहा है कि 60 से 75 नंबर का पेपर पूछना है, तो आई कैप नॉर्मली जो है 60 से 65 नंबर का पेपर इसमें से पूछ लेता है, लेकिन उसने आगे फर्दर ब्रेकअप नहीं दिया हुआ कि मैं फलां चैप्टर से कितना पूछूंगा फलां चैप्टर से। अगर पास पेपर का एनालिसिस किया जाए तो ये जो चैप्टर नंबर 14, 15, 16 है, इसमें से कम 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आई कैप क्लास में पूछ लेता है। तो अगर आप ये वाले चैप्टर सीरियसली स्किप करके चले जाते हैं, तो अगर वो 8 नंबर का या 7-6 नंबर का भी पूछे तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके नंबर चलेगा। ठीक है, तो आपने जो है ये जो होती है ना कि जी ये चीजें छोड़ दूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, इस तरह नहीं करना। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि जो है सेल टैक्स करें अच्छे तरीके से, पहले 3 चैप्टर करें, फिर इनकम टैक्स आप जो है स्टार्ट कर लें इस हिसाब से। बाकी ये कि किसको कितना टाइम देना है किसको नहीं, वो अब आपके नंबर ऑफ पेपर्स पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से आप पेपर दे रहे हैं, उनकी तैयारी कैसे है, तो उस हिसाब से आपने टाइम देना है। वैसे अभी आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है तो कम से कम आपको डेली के 4 से 5 घंटे जो है लाजमी टैक्स को देने चाहिए। तो अगर आपके 3 भी हैं मतलब पेपर, तो 4-4 घंटे अगर आप सबको दें तो कम से कम 12-14 घंटे दिन का आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। ये प्रोडक्टिव पढ़ना कह रहा हूँ, तो ये नहीं कि किताब खोल के बैठे हुए हैं, प्रोडक्टिव। जी चैप्टर नंबर 14, 15 नहीं भाई, इसमें न्यूमेरिकल में तो कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक वेल स्टेटमेंट है जिसमें से थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बन सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल है। इसमें से सिनेरियो बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरीज होती हैं इसके आंसर में।
जी ये अब इसके अलावा बताएं कि अब आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो अगर ये वाला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा तो ये आप जो है मैं एलएमएस पे अपलोड करवा दूंगा। तो जी थ्योरी याद नहीं होती जी बेटा, इसके लिए मैंने एक आलम बाबा से जो है कांटेक्ट किया है, ठीक है, तो मैं उससे जो है मंत्र सीख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं कुछ अर्से बाद सीख लूंगा, फिर आपको जो है तावीज लिख लिख के दूंगा, पानी में घोल के पिएगा तो आपको थ्योरी याद हो जाएगी। ठीक है भाई, थ्योरी को बार बार याद करेंगे तो फिर जी अगर 4 पेपर्स हो, जी 4 पेपर्स हैं तो कोई नहीं, 16 घंटे पढ़े, 6 घंटे की नींद बहुत है, ठीक है, और बाकी जो है आप जो है 2 घंटे जो है खाने पीने के लगा लें, 8 घंटे के, बाकी 16 घंटे बचते हैं, 4 घंटे सब पेपर्स को दें। वो कब मिलेगा? बस जैसे ही जो है ना मैं पूरा जंतर मंतर सीख लूंगा तो तब आपको मिल जाएगा। जी नमाज भी पढ़ लिया करें जी, मैंने आपको क्या कहा है कि 2 घंटे नमाज के लिए और खाने के लिए, 6 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे, बाकी 16 घंटे पढ़े। तो आपने नमाजें कितनी पढ़नी होती हैं भाई? 5 नमाजें हैं, हर नमाज पे 10-10 मिनट का भी टाइम लगाएं तो 50 मिनट का टाइम बनता है। इतने तो मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा। ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, एलएमएस पे भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, अगर इसके अलावा किसी को चाहिए हो तो मुझसे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा हुआ है तो उन्होंने एक काम लाजमी करना है कि जितने भी टेस्ट मैंने कंडक्ट करवाए थे, ठीक है, टॉपिक वाइज हर उसके कंडक्ट हुए थे टेस्ट, ठीक है, इसके अलावा जो मेरा मिड टर्म का पेपर था और स्पेसिफिकली जो मेरा ग्रैंड टेस्ट था, ठीक है, ग्रैंड टेस्ट ये आपने लाजमी करके जाना है, इसको अच्छे तरीके से 1-2 दफा आपने लाजमी सॉल्व करना है, कम से कम 60 से 70% आपका जो पेपर है इसी में से आ जाएगा, ठीक है। और आपने जो है पैक का मॉक का पेपर भी लाजमी देना है, मॉक का पेपर, ग्रैंड टेस्ट, मिड टर्म और जो टेस्ट मैंने कंडक्ट करवाए थे, अगर आप ये कर लेंगे तो कम से कम 60 से 70 नंबर का पेपर तो इसी में से आ जाएगा आपका। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है। अच्छा जी सर, ग्रुप में एक स्टूडेंट ने एक गाइडेंस फाइल सेंड की थी, उसमें टेक्स्ट के कुछ पेज नंबर दिए कि ये इशू है और किसी करेक्शन ये तो स्ट्रिक्ट रखें। जी करेक्शन वगैरह जो भी है उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सारी करेक्शन मैंने आपको पढ़ाते हुए कराती हूँ, जो भी आई के आपकी बुक में मिस्टेक थी उसमें वही करेक्शन दी होंगी ना कि ये करेक्शन था, तो जो भी करेक्शन थी वो तो मैंने आपको सही करके पढ़ाया, गलत तो नहीं कुछ भी पढ़ाया। सर जस्ट इनकम और सेल टैक्स का पेपर पास होता है, सर जस्ट इनकम और सेल टैक्स का क्या है, तो इसके अलावा बाकी रह क्या जाता है मेरी जान? से पहले 3 चैप्टर रह जाते हैं, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो आधी तो रेपिटेशन है, और उसमें भी मैंने बता दिया चैप्टर नंबर 3 में से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, एक दफा पढ़ोगे आधी बातें वैसे ही याद हो जाएंगी। अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ना आपसे वो, जिन्होंने नहीं पढ़ा आपसे वो क्या करें? वो क्या करें? वो प्रिपरेशन करें, और बेटा उन्होंने क्या करना है? वो नेक्स्ट या फिर अटेम्प्ट सर से पढ़ या लो। अस्तगफुरुल्लाह करो यार उसामा, क्यों भाई, सब बच्चों का पास हो जाए पेपर, तो भाई जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो कोई नहीं, किसी इधर उधर के बच्चे से जो है ना आप पूछ लेना, क्या था किसी के पास पढ़ा हो मेरा ग्रैंड टेस्ट या मिड टर्म के पेपर वगैरह, तो उससे मुस्तार ले लेना, उधारे ले लेना, स्टूडेंट्स का तो नेटवर्क बड़ा वसी होता है। और ये मौका पेपर, ये मैं पैक के मौके पेपर की बात कर रहा हूँ जी। जी मौका पेपर फुल्ली होता है, मौका पेपर इज जस्ट लाइक आईकेएस का पेपर, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बना होता है पैक का मौका पेपर। अच्छा जी सर, ये टेस्ट नॉन पैक स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं, स्पेशली ग्रैंड टेस्ट? जी आप किसी भी स्टूडेंट से कांटेक्ट कर लिएगा, अगर वो आपको दे देगा तो फिर उससे मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेरे पास पड़े हुए हैं सर। जी बिल्कुल, उसामा के पास पड़े हुए हैं तो उसामा फ्री में सबको देंगे, ठीक है, ये तो सर उसामा से टेस्ट कांटेक्ट कर लें। मेंशन किया करे सर। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देना बस। ग्रुप में तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा शायद। यस सर। बहुत मुश्किल होता है पैकर जी, बिल्कुल आपको हम इधर भी प्रैक्टिस अच्छी करवा देते हैं ना, ताकि पेपर में जाके आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, आपने मिड टर्म देखा था, वो काफी टफ था, चलें फिर आप कभी ग्रैंड टेस्ट भी देखिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसा होता है। अच्छा जी सर, आपने जहाँ चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो प्लीज ये लीजिए, ये स्क्रीन शॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं इसका ले लें अगर लेना चाहते हैं जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा एरिया रह गया हो जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं और मैंने ना कवर किया हो तो प्लीज मुझे बता दें जी। इसके अलावा अपना फीडबैक भी बताते हैं जी, बताएंगे सेशन फ्रूटफुल था कि नहीं था?
जी आप लोगों को ये सेशन लेके फायदा हुआ कुछ के नहीं हुआ? नहीं, मैंने अपनी तारीफें करने के लिए नहीं कहा, मैंने सर तो ये कहा। बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर, बस पेपर पास हो गया। अच्छा। जी आपका आधा पेपर तब पास हो जाता है जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता था। यस सर बिल्कुल, और आपकी सर 50% आपकी दुआएं हो जाती है सर, तो जी बस पास हो जाते हैं। जी, क्योंकि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। यस सर बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी, बस अब आपने जो है दुआओं में याद रखना है सबको, ठीक है, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना आपने, स्पेशली एग्जाम डेज तक और जब तक रिजल्ट नहीं आता था, ठीक है। तो तब तक जो है आपने सबके साथ अच्छा अच्छा करना है, ठीक है, और यस दुआएं मांगते रहें, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। सर, इन्विजिलेटर को कहूंगा कि मैं सर रमीज का स्टूडेंट। चले जी, इंशाल्लाह अगर जो है आप लोगों को कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट नंबर भी इधर उधर से आपको मिल ही जाएगा। चले सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा फिर। जी, मैंने आपको उसामा कहा था कि आप मुझे 9 बजे के बाद कॉल करके जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लिया करें, लेकिन आप 9 बजे के बाद कभी भी कॉल नहीं करते। आप जब मैं रात को 8 9 10 बजे जब मैं घर में बिजी होता हूँ या कहीं ना कहीं अंगेज होता हूँ तब आप मुझे कॉल करते हैं। कल फ्री है सर आप 9 बजे, फ्राइडे है। जी 9 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं चलिए ये ठीक हर है। स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि 9 बजे के बाद आप कॉल कर लें, एक क्वेश्चन की लिस्ट बना लें, आप चाहे मुझसे 100 क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, तो मैं चलिए आपको ठीक है बता सर। दूंगा। लेकिन ये उसामा साहब ने मुझे कॉल की थी रात 10 बजे के करीब, एक दफा 9 10 के दरमियान में शायद, जी तो मैं सर। बिजी था। मैंने इसे कहा था सुबह 9 बजे कॉल कर लेना, हालांकि इसे मैंने काफी सारे क्वेश्चन के आंसर दे भी दिए थे, तो उसके बाद उसने कहा कि अच्छा नहीं नहीं सर, मैं अच्छा बाद में करूंगा। सर वो भी जी सर व्हाट्सएप चेक करे सर, आजकल आप व्हाट्सएप चेक नहीं करते सर। मैंने भी एसएमएस किए थे सर, कॉल भी की थी। जी, मैं उस टाइम मीटिंग में था और आपने जिन दोस्तों के लिए किया था वो मेरे से साइन करवा के चले गए अपना डॉक्यूमेंट। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, यस सर। चले थे। बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये वाले जो है मैं डिफरेंट ये पैक एक्चुअल पे भी जो है मैं ये एग्जाम टिप्स वगैरह ये सारी रिटन फॉर्मेट में है, ये जो है शेयर करवा दूंगा, तो आप पैक एक्चुअल के पेज से भी जो है ये ले सकते हैं। सर जी ग्रुप में भी शेयर कर दें। जी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, मॉर्निंग में कर दूंगा। मुझे जो है एक रिमाइंडर का मैसेज भेज दिएगा, क्योंकि अभी फौरन मेरी C-FAB की क्लास है तो वो काफी लंबी चल रही है, उसके बाद फिर शायद देर से स्किप ना हो जाए, ठीक है। तो आप मुझे रिमाइंड करवा दिएगा, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मिस फर्रा, अगर आप इधर पे हैं तो ये फाइल जो है आप मुझसे ले लिएगा और पैक एक्चुअल के पेज पे भी ये शेयर कर देगा सब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट जो है इसकी रिकॉर्डिंग लेना सर चाहता भाई है, आप भी ग्रुप में शेयर कर दें। अगर इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अगर जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह लेना चाहता है, ये जो हमारा अभी सेशन कंडक्ट हुआ है, तो वो मिस फर्रा से कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है, उनसे वो बात कर सकता है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। चलिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, मैं आप सबके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।